हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत स्वागत है। आज अपन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि क्लास 12 का है। एंड ऑफ कोर्स आपके बोर्ड्स पास में आ रहे हैं तो इट विल बी रियली वेरी हेल्पफुल, क्योंकि यहाँ पर अपन एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे। एंड इन केस अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आपको उस चीज़ें भी समझ में आ जाएंगी। प्लस पॉइंट इस वीडियो का ये है कि हम यहाँ पर एनसीईआरटी के साथ साथ मैंने कुछ अपने हैंड रिटन नोट्स जो होते हैं ना उनको लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रेजेंट करा हुआ है, सो दैट बिल्कुल कंसाइजली प्रिसाइजली तुम लोगों को यहाँ पर जो भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उसमें से जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ज़रूरत है, वो मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके। अगर मैं बात करूँ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ की, तो सबसे पहली बात तो अपन डायरेक्ट कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमन से पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन स्किप कर रहे हैं पूरी तरीके से। ठीक है? सो इफ वी टॉक अबाउट ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, तो बेसिकली हम बहुत सारे माइक्रोब से, बहुत सारे पैथोजन से आसपास घिरे हुए होते हैं। इवन यू टच योर पेन, योर ग्लास, एनीथिंग यू टच, उन सब में माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है? 11th में एनसीईआरटी की एक लाइन है कि एक अगर हम मुट्ठी भर सैंड हाथ में लेते हैं तो उसमें बिलियंस ऑफ या उससे ज्यादा माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है? तो कई सारे माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो डिजीज़ कॉज़िंग होते हैं। आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमें कुछ इन्हीं डिजीज़ेज़ के बारे में, इन्हीं माइक्रोब्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है? पहला आता है हमारा कि वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई, प्रोटोज़ोन्स, हेलिमेंथ एटसेट्रा। बहुत सारे वैराइटीज़ हैं जो हमें ह्यूमन्स को या एनिमल्स को डिज़ीज़ कॉज़ करते हैं। ठीक है? अब नॉर्मली इतने बड़े हो तुम लोग, तो तुम लोगों को ये पता होगा कि कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ेज़ होती हैं, कुछ वायरल डिजीज़ेज़ होती हैं, कुछ फंगस डिजीज़ होती हैं। लेकिन अभी जब तुम क्लास 12th में हो तो यू माइट नॉट नो अबाउट द प्रोटोजोन्स एंड हेलेमेंट्स। ठीक है? तुम्हें हेलेमेंट्स और प्रोटोजोन्स के बारे में नहीं पता हो। ठीक। ये भी आपके कुछ ऐसे पैथोजेंस होते हैं जो कि प्रोटोजोन्स की कैटेगरी में आते हैं और हेलेमेंट्स से बिलोंग करते हैं, वो भी हमें डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है? सच डिजीज कॉजिंग, तो पैथोजन की बेसिकली आपकी क्या डेफिनेशन है? डेफिनेशन है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपके डिजीज कॉज करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करते हैं, दे आर नोन एज pathogens. Fine. Most parasites are therefore pathogens as they causes harm to the host by living in or them. ठीक है? और on them. Basically इस लाइन का मतलब ये है कि जो पैथोजेंस होते हैं वो बेसिकली होस्ट के या तो ऊपर रहेंगे या तो अंदर रहेंगे। ठीक है? अब जैसे कि मैं बात करूँ आपके किसी एक बैक्टीरियल के, ठीक है? बैक्टीरिया से होने वाली, जैसे जो हमारी कॉमन डिजीज़ है वो टाइफाइड है। ठीक है? बहुत सारी डिजीज़ेज़ हैं, बट एक हम जैसे यहाँ पे एनसीईआरटी में जो दिया है वो टाइफाइड दिया है। अब जो टाइफाइड का जो पैथोजन है वो हमारी बॉडी में रह के हमारी ही बॉडी से तो न्यूट्रिशन गेन करेगा। ठीक है? तो एक तरीके से वो होस्ट है, सॉरी, एक तरीके से हम होस्ट हैं एंड वो पैरासाइट है। ठीक है? तो वो हमारे ऊपर रह रहा है, हमारे ऊपर निर्भर है, हमारी बॉडी के अंदर। फाइन। नाउ द पैथोजन कैन एंटर इन आवर बॉडी बाय वेरियस मीन्स, मल्टीप्लाई एंड इंटरफेयर विद नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज। कि आपके अंदर घुस सकता है, बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ा सकता है, और हमारी जो रोज़मर्रा की जो नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज़ हैं उससे भी डील मतलब उसको भी हैम्पर करता है, इंटरफेयर करता है। ठीक है? जिसकी वजह से मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल डैमेजेस देखने को मिलते हैं। अच्छा, नॉर्मली हम एक सर्दी जुकाम की बात कर लेते हैं। ठीक है? जब आपको वायरल फीवर होता है या कॉमन कोल्ड होता है तो आप में क्या-क्या चेंजेस आते हैं? आपके अंदर वायरस जाता है, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट वो अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, तीसरा पॉइंट वो आपके नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज के साथ इंटरफेयर करता है। मतलब ऐसे कि थोड़ा-सा आपको थकान महसूस होगी, लेज़ीपन आएगा। ठीक है? आपको शरीर में दर्द होगा,
अब मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स भी देखने को मिल सकते हैं। आपको स्नीज़िंग होगी कंटिन्यूअसली, कॉमन कोल्ड की वजह से आपको क्या कहते हैं, सर दर्द होगा, बुखार आएगा, इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। रेड नोज़, रनिंग नोज़, इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है, वाटरी आइज़, ठीक है? सो ये सारे मॉर्फोलॉजिकल सिम्पटम्स हमें देखने को मिलते हैं। Now, pathogens have to adapt to live with the environment of the host. For example, the pathogens that enter the gut must know a way of surviving in the stomach at the low pH. अब एक बात बताओ, ऐसा पैथोजन अगर हमारी बॉडी में घुस गया जो क्या कहते हैं, एसिडिक एनवायरनमेंट में रहने के लिए नहीं बना है, ठीक है? तो उसका क्या होगा? वो तो खत्म हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी हमारे जो स्टमक का एसिड है वो एचसीएल है, एंड एचसीएल इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है? तो उसका बहुत ज़्यादा लो पीएच होता है। तो हमें एक ऐसा मतलब हमें नहीं, ऑफ कोर्स जो पैथोजन है उसको अपने आप को इस तरीके से डेवलप करना चाहिए कि वो इस पर्टिकुलर कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाए, है ना? तो कंडीशन के अकॉर्डिंग वो अपने आप को अडैप्ट कर सके, इस तरीके का पैथोजन होना चाहिए। And resisting the various digestive enzyme. A few representative members from different groups of the pathogenic organisms are discussed here along with the disease caused by them. Now, preventive and control measure against the diseases in general are also briefly described. ठीक है, तो हम यहाँ पे बेसिकली कुछ जो हमारी कॉमन डिजीजेस हैं वो यहाँ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला आता है सैल्मोनेला टाइफी। नॉर्मली हमारे लाइफ टाइम में हमें कभी ना कभी टाइफॉइड जो है वो हो चुका होता है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हो, उनको कभी ना कभी अपनी लाइफ टाइम में टाइफाइड हुआ ही होगा, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, ये वाटर बॉर्न है, ये नक आपके वाटर बॉर्न डिज़ीज़ तो है ही, साथ-साथ ये आपके कंटामिनेटेड फूड के थ्रू, कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू, ठीक है? इस तरीके से आपकी बॉडी तक आ सकता है। वाटर बॉर्न इन द सेंस मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब ये था कि आपके ये कंटामिनेटेड वाटर और फूड से आते हैं, ठीक है? नाउ सैल्मोनेला टाइफी को कॉज़ कौन करता है? ये बेसिकली एक बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? ये एक बैक्टीरिया होता है जो कि टाइफॉइड कॉज़ करता है। कौन? सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी जो है वो एक बैक्टीरिया है जो टाइफॉइड कॉज़ करता है, ठीक है? नाउ इसकी वजह से आपको बहुत सारे सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं जब ये हमारी बॉडी में एंटर करता है। तो ये सबसे पहले कहाँ एंटर करेगा? ये एंटर करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये याद रखना कहाँ एंटर करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा। हमारे फूड और वाटर जो कि कंटामिनेटेड थे, ठीक है? अब ये वहाँ से हमारे ब्लड्स और ऑर्गन्स में जाएगा, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, एंड इसकी वजह से जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हमें देखने को मिलेंगे, वो होंगे आपके हाई फीवर। बहुत ज़्यादा हाई फीवर होगा, ये नॉर्मली नीट में क्वेश्चन पूछा गया है एमसीक्यूज़ में, ठीक है? तो ये जो डिग्री सेल्सियस वाली पार्ट है ना, ये पूछी गई है, तो इट इज़ 39 टू 40 डिग्री सेल्सियस तक हाई फीवर जाता है। जो इंसान है उसे वीकनेस होने लगती है, स्टमक पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, ठीक है? हेडेक होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है और कुछ सिम्पटम्स इस डिज़ीज़ के दिखते हैं, ठीक है? सो बेसिकली कॉमन जो सिम्पटम्स हमें नॉर्मली देखने को मिलते हैं, क्या-क्या है वो? हाई फीवर, वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। ये याद कर लो क्योंकि ये पूछे जाते हैं, आपके बोर्ड्स में भी ये क्वेश्चन आता है और आपका नीट में तो आता ही आता है यहाँ से, ठीक है? नाउ इंटेस्टाइनल परफोरेशन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है? जब भी सीवियर केस हो जाएगा तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन भी देखने को मिलता है। तो बेसिकली इंटेस्टाइनल परफोरेशन मतलब इंटेस्टाइन की वॉल्स में छेद हो जाना, ठीक है? तो अगर सीवियर केसेस होते हैं तो इंटेस्टाइन की वॉल्स में छेद भी हो जाते हैं जिसकी वजह से डेथ होता है। एंड टाइफाइड फीवर जो है वो कौन कंफर्म करता है? इसके लिए हमें कौन-सा टेस्ट की ज़रूरत होती है? विडाल टेस्ट की ज़रूरत होती है। किसकी? विडाल टेस्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब विडाल टेस्ट बेसिकली क्या कंफर्म करता है? आपके टाइफाइड है कि नहीं है? आगे जाके जब आप अपने मेडिकल करियर में जाओगे तो विडाल टेस्ट के बारे में और डिटेल में पढ़ोगे। इधर अपन नहीं डिस्कस करने वाले। क्लासिक केस इन मेडिसिन एक बहुत फेमस केस रह चुका है जिसके वजह से एक्चुअली टाइफाइड डिजीज़ का नाम टाइफाइड पड़ा।
सो बेसिकली हमारे जो मैरी मैलन थी उनका निकनेम था टाइफॉइड मैरी। ये जो मैरी मैलन थी ये बेसिकली एक कुक थी जो जगह-जगह जाके खाना बनाती थी। बट शी वाज़ अ कैरियर ऑफ अ टाइफॉइड, ठीक है? वो सैल्मोनेला टाइफी की कैरियर थी, मतलब उसके अंदर ऐसे सिम्पटम्स उसको नहीं दिख रहे थे, बट शी वाज़ अ कैरियर ऑफ अ सैल्मोनेला टाइफी। और वो जहाँ-जहाँ खाना बनाने जाती थी, वहाँ-वहाँ वो फूड को कंटामिनेट करती थी गंदे हाथों से। एंड वो जो पर्टिकुलर एरिया था जहाँ भी ये खाना बनाने जाती थी, उधर के लोग बीमार पड़ जाते थे। एंड फॉर दैट रीज़न वो उसको शायद कुछ सीवियर पनिशमेंट भी दी गई थी। आई डोंट नो, मुझे इतना कुछ याद नहीं है, बट दिस वाज़ सम केस। ठीक है? सो अ क्लासिक केस इन मेडिसिन दैट ऑफ Mary Mallon nicknamed Typhoid Mary is worth mention here. She was a cook by profession and was a typhoid carrier who continued to spread typhoid for several years through a food she prepared. अब आते हैं हमारे सेकंड, दैट इज सेकंड बैक्टीरियल डिजीज की। उसका नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये बैक्टीरिया का नाम है। एंड हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजाe, ये दो बैक्टीरियाज हैं जो कि एक कॉमन डिजीज कॉज करते हैं, दैट इज निमोनिया। ठीक है? तो निमोनिया कौन कॉज़ करता है? ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि निमोनिया कॉज़ करता है। बट ऑप्शंस में आपके लिए हीमोफिलस इन्फ्लुएंज़ा वेट कर रहा होगा। ठीक है? तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंज़ा क्या कॉज़ करता है? निमोनिया, ना कि इन्फ्लुएंज़ा। फाइन। इन व्हिच इन्फेक्ट द एल्वेओलाई ऑफ द लंग्स। अब बेसिकली क्या होता है निमोनिया में, आपके जो लंग्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। सॉरी, जो लंग्स की जो एल्वेलाइज होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। ठीक है? सो निमोनिया का डायरेक्ट जो कॉन्टैक्ट रहता है या डायरेक्ट रिलेशन जो है वो लंग्स के साथ है। वहीं पे अगर मैं कॉमन कोल्ड की बात करूँ तो वहाँ पे हमारे लंग्स अफेक्टेड नहीं होते। ठीक है? वहाँ पे लंग्स अफेक्ट नहीं होते। एंड वो सिर्फ हमारा जो अपर रेस्पिरेटरी पार्ट है उतने में ही दिक्कत आती है। ठीक है? लोअर रेस्पिरेटरी पार्ट में कोई दिक्कत नहीं आती। सो एज अ रिजल्ट ऑफ द इन्फेक्शन द alveoli gets filled with the fluid leading to the severe problem in respiration. The symptoms of pneumonia include fever, chills, cough and headache. ठीक है? तो बेसिकली आपका जो निमोनिया का पेशेंट होगा उसमें फीवर, चिल, कफ और हेडेक, ये सिम्पटम्स आपको देखने को मिलेंगे। कुछ केसेस में जब सीवियर केसेस हो जाते हैं तब वहाँ पे लिप्स जो हैं और आपके फिंगर नेल्स जो हैं वो ब्लूइश कलर के, ग्रेइश कलर के देखने को मिलते हैं सीवियर केसेस में। तो ये चीज़ याद रखना कि सीवियर केसेस में किस तरीके से देखने को मिलते हैं, लिप्स और फिंगर जो हैं, फिंगर नेल्स जो हैं वो ग्रे से ब्लूइश कलर में टर्न हो जाते हैं। एक हेल्दी पर्सन कैसे एक्वायर करेगा? तो एक हेल्दी पर्सन एक्वायर करेगा बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स, एरोसोल्स रिलीज्ड बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन और इवन बाय शेयरिंग ग्लासेस एंड यूटेंसिल्स विद द इन्फेक्टेड पर्सन। सो इफ आपने कोई भी ऐसी चीज़ छुई जिसमें ऑलरेडी वहाँ पर निमोनिया पेशेंट ने उस चीज़ को छुई हुई थी, या आप बिना मास्क लगाए निमोनिया पेशेंट के बगल में बैठे हैं, सो बाय इनहेलिंग हिज और हर एरोजोल यू विल डायरेक्टली कम इनटू कॉन्टैक्ट विद द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe एंड इट विल कॉज निमोनिया। ठीक है? नाउ डिसेंट्री, प्लेग एंड डिप्थेरिया, ये आपके कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि बैक्टीरिया से कॉज होते हैं, तो इसको बस याद रख लो। ठीक है? कि डिसेंट्री, प्लेग और डिप्थेरिया, डीपीडी, ठीक है? ऐसे याद रखो, डीपीडी जो है वो आपके बैक्टीरिया से कॉज होते हैं। फाइन। सो दिस कंप्लीट्स अ बैक्टीरियल डिजीज। अब आते हैं हम वायरल डिजीज में। ठीक है? अब सबसे कॉमन है जो है वो है हमारा कॉमन कोल्ड। तो जो कॉमन कोल्ड होता है वो एक वायरल डिजीज़ है, ठीक है? तो लोग बाग क्या करते हैं, वायरल डिजीज़ में एंटीबायोटिक खाना शुरू कर देते हैं। तो उससे कुछ असर नहीं पड़ता, उल्टा वो हमारी सेहत के लिए खराब है, ठीक है? नाउ वायरल डिजीज़ेज़ जो होती हैं, आई मीन जो वायरस से कॉज़ होने वाली डिज़ीज़ है, उनके लिए कभी हमें एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए। दे हैव देयर सेपरेट एंटीवायरल ड्रग्स, ठीक है? नाउ
कॉमन कोल्ड के लिए आप जो अपन लेते हैं वो पैरासिटामोल्स या सिट्रिजिन वगैरह ले लेते हैं ताकि रनिंग नोज और जो स्नीजिंग है वो कम हो जाए। ठीक है, एंड पैरासिटामोल ऐसे टैबलेट्स इसलिए लेते हैं ताकि बॉडी पेन जो है वो रिलीफ हो जाए। देयर इज अ सेइंग इन अ मेडिसिन कि आप कॉमन कोल्ड को अगर ट्रीट कर रहे हो तो आप दवाई लोगे तो भी 7 दिन में सही होगे और दवाई नहीं लोगे तो भी 7 दिन में सही होगे। ठीक है। सो ये कौन कॉज़ करता है? ये आपके राइनो वायरस कॉज़ करता है। कौन कॉज़ करता है? राइनो वायरस कॉज़ करता है, ठीक है। अब ये एक ग्रुप है वायरसेस का, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है फॉर द ह्यूमन्स, ठीक है। और ये क्या कॉज़ करता है? कॉमन कोल्ड। नाउ दे इन्फेक्ट द नोज़, ये आपके नोज़ को इन्फेक्ट करेगा, रेस्पिरेटरी पैसेज को इन्फेक्ट करेगा, लेकिन लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करेगा, माइंड इट। ठीक है, लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ही इन्फेक्ट करेगा, वह उसी में ही दिक्कत आएगी। आपके लंग्स में आपको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नाउ द कॉमन कोल्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, अनहोर्डनेस, कफ, हेडेक, टायर्डनेस एक्सेट्रा। तो जो वही सिम्टम्स हैं जो आप नॉर्मली कॉमन कोल्ड में फील करते हो। कि आपको गला खराब होगा आपका, आपके डिस्चार्ज नेज़ल डिस्चार्ज निकलेंगे, ठीक है? रनिंग नोज़ होगी बेसिकली। फिर नेज़ल कंजेशन मतलब नाक बोलते हैं ना कि नाक बंद हो गई, मुझे साँस लेने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, दैट इज़ द नेज़ल कंजेशन। सोर थ्रोट, गला खराब, आवाज़ में भारीपन रहेगा, ठीक है? कफ रहेगा, हेडेक रहेगा एंड समटाइम्स फ़ीवर भी हो जाता है, टायर्डनेस रहेगी, थकावट रहेगा, जो कि सिर्फ़ 3 से 7 दिन तक रहता है देन अल्टीमेटली वो सही हो जाता है। अब ये कॉज़ कैसे होता है? तो बेसिकली वही ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द कफ और द स्नीज़ ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन as either inhaled directly or transmitted through a contaminated object such as pen, book, cups, doorknobs, computer, keyboards और mouse। बेसिकली अगर आपने अपने घर में भी नोटिस किया होगा कि अगर कोई एक पेशेंट को कोल्ड होता है, कॉमन कोल्ड होता है, तो उसके साथ में रहने वाले घर में जितने भी लोग हैं, उन सबको भी कॉमन कोल्ड हो जाएगा, ठीक है? अगर उस पेशेंट को आइसोलेट नहीं किया तो, है ना? तो ऐसा कोई वो नहीं है, इसलिए आज अपने इंडिया में क्या नॉर्मली कहीं पर भी हम आइसोलेट नहीं करते क्योंकि ये इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं है हमारी बॉडी के लिए। हो जाता है, अपने आप हमारी जो बॉडी है काफ़ी कैपेबल होती है इस वायरस से लड़ने के लिए। सो हम आइसोलेट नहीं करते एंड देयरफॉर द रीज़न इज़ कि अब जो भी मेंबर घर में रहते हैं सबको कॉमन कोल्ड हो जाता है, ठीक है? सो दिस वाज़ ऑल अबाउट योर वायरल डिज़ीज़, ठीक? एक ही वायरल डिज़ीज़ दे रखी है, अगर आपको ज़्यादा इच्छा हो पढ़ने की तो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं 2-4 और वायरल डिज़ीज़ेज़ और अदर डिज़ीज़ेज़ भी समझा दूँगी। Fine. Now let's move on to the important topic of our today's lecture, that is the मलेरिया। मलेरिया को मैंने इम्पोर्टेंट इसलिए बोला क्योंकि देखो बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या नीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये अपने आप में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इससे जनरली अगर मैं बोर्ड की बात करूँ तो लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम पूछ लेते हैं, ठीक है। एंड अगर मैं आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है एंड इससे एक क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि कौन सा वाला सबसे ज़्यादा प्लाज्मोडियम का कौन सा वाला स्पीशीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड है, ठीक है? मतलब बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज़ करता है, ठीक है? अब स्टार्ट करते हैं मलेरिया को, तो मलेरिया जो है वो बेसिकली एक प्रोटोज़ोअन पैथोजन की वजह से होता है, ठीक है? सो यू माइट हैव हर्ड अबाउट द मलेरिया, बहुत लोग होंगे आप में से जिनको मलेरिया हुआ होगा कभी अपनी लाइफ टाइम में। ठीक है। एंड वी हैव बीन फाइटिंग सिंस मैनी ईयर्स। अभी रिसेंटली मैंने पेपर में कल या परसों के पेपर में पढ़ा था साइड कॉलम में, वहाँ पे लिखा था कि हमारे इंडिया में अभी 97 और 95% तक मलेरिया के केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं एंड समथिंग अराउंड आई डोंट नो द करेक्ट ईयर कि कुछ मतलब आई थिंक आफ्टर 5 टू 6 इयर्स तक हमारा जो या आई डोंट नो 2 टू 3 इयर्स तक अपना जो इंडिया है वो मलेरिया से फ्री हो जाएगा। ऐसा उसमें लिखा था क्योंकि केसेस बहुत कम आए हैं। ठीक है। So a disease man has been fighting since many years. Plasmodium, a tiny protozoan, is responsible for this disease. हमारे जो प्लाज्मोडियम है टाइनी प्रोटोजोन जो कि रिस्पॉन्सिबल रहता है इस डिजीज के लिए
अब इस स्पीशीज में वी हैव प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, वी हैव प्लाज्मोडियम मलेरिए, वी हैव प्लाज्मोडियम falciparum। एक और हमारा स्पीशीज होता है, उसका नाम है ओवेल। ठीक है, हमारा एक और स्पीशीज है प्लाज्मोडियम ओवेल। ठीक है। नाउ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ मलेरिया। अलग अलग टाइप के मलेरियाज होते हैं, उसके लिए उसको ये कॉज करता है। सो ऑफ दीज मैलिग्नेंट मलेरिया इज कॉल्ड बाय प्लाज्मोडियम falciparum। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो यूजुअली पूछा जाता है एनसीईआरटी से, वो ये वाली लाइन है, अगर चाहो तो मार्क कर सकते हो कि आपका जो प्लाज्मोडियम falciparum है वो मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज करता है, एंड ये सबसे डेंजरस मलेरिया होता है। ठीक है, एंड ये फेटल होता है, इससे डेथ भी हो जाती है। सो लेट अस टेक द ग्लांस ऑफ द at the glance of the life cycle of plasmodium. Now, plasmodium enters the human body as a sporozoite. अब बेसिकली एक और क्वेश्चन जो यहाँ पे बनता है वो ये है कि हमारा जो प्लाज्मोडियम है वो ह्यूमन बॉडी में कैसे एंटर करता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि वो किस फॉर्म में, मतलब उसका जो इन्फेक्शियस फॉर्म होता है वो कौन सा होता है। सो इट इज स्पोरोजोइट। ठीक है, तो स्पोरोजोइट के फॉर्म में, स्पोरोजोइट में जो स्पोरोजोइट होता है वो हमारे बॉडी में एंटर करता है, and इसी को ही हम इन्फेक्शियस फॉर्म बोलते हैं। जिससे किससे आता है ये? इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिली मॉस्किटो से। अगर कोई इन्फेक्टेड एनोफिली मॉस्किटो जिसके अंदर ये स्पोरोजोइट प्रेजेंट है, और अगर ये इंसान को काटती है आई मीन, तो उससे इस ये जो स्पोरोजोइट है हमारे ब्लड में एंटर कर जाएगा। नाउ द पैरासाइट्स इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लिवर सेल एंड देन अटैक द रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज, रिजल्टिंग इन द रप्चर। तो बेसिकली क्या होने वाला है, देखो, सबसे पहले मॉस्किटो आया। ठीक है, मॉस्किटो आया, उसने क्या किया, स्पोरोजोइट जो है, स्पोरोजोइट जो है उसको कहाँ एंटर करवाया, इसने मॉस्किटो को काटा, ह्यूमन को। ठीक है, एंड स्पोरोजोइट जो है वो ह्यूमन में एंटर किया। अब ह्यूमन में एंटर करने के बाद ये गया लिवर में। कहाँ गया? लिवर में। ठीक है, स्पोरोजोइट जो है वो कहाँ गया? लिवर में। अब वहां जाके लिवर में स्पोरोजोइट क्या करा, स्पोरोजोइट हुआ मल्टीप्लाई, मतलब उसने बहुत सारे नंबर बढ़ा लिए अपने। ठीक है, उसने अपने नंबर को इंक्रीज कर लिया। फाइन। अब ये स्पोरोजोइट क्या करेगा, ये स्पोरोजोइट जाएगा ब्लड में। ब्लड में जाके ये क्या करेगा, ये एंटर करेगा आरबीसी में, enters into आरबीसी। अब जब ये आरबीसी में एंटर करेगा तो उससे क्या होगा, एक स्पोरोजोइट जो है वो आरबीसी के अंदर गया, वहां जाके मल्टीप्लाई करना चालू कर दिया, वहां जाके मल्टीप्लाई करना चालू कर दिया। अब ये जो आरबीसी है, ये जो आरबीसी है, इसकी भी तो कुछ लिमिट है सेल की, है ना, अपनी एक बाउंड्री है। अब ये मल्टीप्लाई करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, आरबीसी के अंदर प्रेशर इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से आरबीसी क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी। आरबीसी क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी। एंड ये जो अंदर इतने सारे स्पोरोजोइट्स थे, इतने सारे जो स्पोरोजोइट्स थे, वो क्या हो जाएंगे, ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, प्लाज्मा में रिलीज हो जाएंगे। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। एंड ये साइकिल जो है वो चलती रहती है। अब जो सबसे कॉमनली पेशेंट में देखा जाता है कि आरबीसीज का नंबर बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है। अब जब आरबीसी रप्चर होती है, इस पर्टिकुलर टाइम में एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम क्या है, हीमोजोइन। अब ये जो हीमोजोइन है, ये इसकी वजह से क्या होता है, फीवर आता है। ठीक है, पेशेंट को फीवर आता है। चूंकि ये सारी चीजें टाइमली एक उसमें चलती हैं, तो नॉर्मली जो पेशेंट रहता है उसको फीवर जो है वो
शाम को आता है या एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम में आता है ना? तो यूजुअली ऐसा पूछते हैं जब आप मलेरिया के लिए आप डायग्नोस करते हो, तो एक रूलिंग आउट फीचर ये भी रहता है मलेरिया के लिए कि आप फीवर जो हम क्वेश्चन करते हैं पेशेंट से, क्या ये जो फीवर है आपको रात में आता है या टाइम देकर आता है? ऐसा कुछ आपको लगता है कि सिर्फ़ शाम को ही आ रहा हो ये फीवर? हम इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं पेशेंट से। एंड अगर इस तरीके की चीज़ होती है तो हम उसे कंफर्म करते हैं कि हो सकता है कि यहाँ मलेरिया हो, देन वी विल प्रोसीड विद द फर्दर डायग्नोस्टिक्स। ठीक है, मतलब हम फर्दर डायग्नोसिस करवाएंगे उसको। Tick. Now, the rupture of the RBC is associated with the toxic substance that is the hemozoin. Toxic substance है ये, which is responsible for the chill and the high fever recurring every 3 to 4 days. हर 3 से 4 दिन में ये fever जो है वो recur होता है. Now, when female Anopheles mosquito bites an infected person, these sporozoites enter the mosquito's body and undergo further development. These parasites multiply with them to form sporozoites that are stored in their salivary gland. Basically, क्या बोला जाता है यहाँ पे, क्या बोला जा रहा है? अब यहाँ पे ये स्पोरोजोइट्स हैं। अब क्या होगा? यहाँ से कुछ स्पोरोजोइट्स जो हैं, वो आपके एक ऐसे बोलते एक फीमेल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? और एक मेल में कन्वर्ट हो जाएगा कुछ। एंड अगर कोई मॉस्किटो इसको बाइट कर लेता है, इस पर्सन को बाइट कर लेता है जो कि इन्फेक्टेड है, तो अब ये जो मॉस्किटो हो जाएगी, ये हेल्दी मॉस्किटो थी। अगर इसने इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट किया, इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट किया, तो उससे क्या होगा? ये इन्फेक्टेड मॉस्किटो हो गई। अब इससे क्या होगा? ये इन्फेक्टेड मॉस्किटो में ये जो हमारे जो जर्म सेल्स थे, दैट इज योर फीमेल स्पोरोजोइट एंड द मेल स्पोरोजोइट, ये कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में। कहाँ जाएंगे? इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब वहां पर मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, और मेल और फीमेल जो है वो क्या फॉर्म करेंगे? जाइगोट फॉर्म करेंगे। दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। अब ये जो जाइगोट है, ये जाएगा सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो। फाइन। और फिर से वही साइकिल रिपीट हो जाएगी कि अब ये जो सलाइवरी ग्लैंड में जैसे ही मॉस्किटो जाएगा, सॉरी सलाइवरी ग्लैंड में जैसे ही स्पोरोजोइट जाएगा, ये अब किसी भी हेल्दी पर्सन को अगर काटता है ये वाली फीमेल एनोफिली मॉस्किटो, तो ये उसको मलेरिया कॉज कर देगा एंड पैरासाइट जो है, जो हमारा स्पोरोजोइट है, वो एंटर कर जाएगा। आई होप इतनी चीज समझ में आई होगी। सो व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स ऑन द ह्यूमन, द स्पोरोजोइट्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू his or her body, thereby initiating the events mentioned above. It is interesting to know that the malarial parasites require two host. हमारे मलेरिया पैरासाइट को अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए दो होस्ट की जरूरत पड़ती है। एक है ह्यूमन और एक है मॉस्किटो। अब एक चीज ध्यान रखने वाली बात यह है, यहाँ पे एनोफिली मॉस्किटो पैरासाइट नहीं है, वो सिर्फ वेक्टर है। वेक्टर मतलब एक ऐसी गाड़ी जो कि पैथोजन को कैरी करती है। ठीक है, सो यहाँ पे लिखा हुआ है ये सारी चीजें, लाइफ साइकिल। जैसे ही मॉस्किटो आपके बाइट करता है ह्यूमन को, स्पोरोजोइट्स जो है वो आपके बॉडी में इंजेक्ट हो जाते हैं। स्पोरोजोइट्स जो है वो लिवर में जाके आपका नंबर बढ़ाएंगे। फिर वहां जाके वही प्रोसेस चलेगी कि पैरासाइट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। अब यही वाली ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर आरबीसी के अंदर कैसा
रिप्रोडक्शन चल रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा है, ठीक है? लिवर सेल्स में भी और आरबीसी के अंदर, ठीक है? बर्स्टिंग द सेल्स एंड रिलीज देम इनटू द ब्लड। फिर पैरासाइट्स प्रोड्यूसेस एसेक्सुअली इन द रेड ब्लड सेल। ये देखो यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है? तो इन केस पूछ सकते हैं, अभी तक तो कभी पूछा नहीं गया है कि मतलब करेक्ट फॉर्म में पूछ सकते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट के फॉर्म में। तो एसेक्सुअली भी आपका कहाँ रिप्रोड्यूस करेगा? लिवर सेल में भी, प्लस ये आपके कहाँ और करेगा? रेड ब्लड सेल में भी, ठीक है? बर्स्टिंग द रेड ब्लड सेल्स एंड कॉजिंग द साइकिल ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम्स रिलीज्ड पैरासाइट इन्फेक्ट न्यू रेड सेल्स, ठीक है? नाउ अब इसी स्टेज पे क्या होगा कि कुछ सेक्सुअल स्टेजेस डेवलप होंगी, गैमेटोसाइट्स डेवलप होंगी एंड डेवलप इन अ रेड ब्लड सेल्स। फिर उसके बाद ये गैमेटोसाइट्स जो है, फीमेल मॉस्किटो जो है वो इस गैमेटोसाइट्स को अपने ब्लड मील की तरह ले लेंगी। इंटेस्टाइन में जाके आपके गट में जाके मॉस्किटो की फर्टिलाइजेशन जो होगा वो होगा एंड सलाइवरी ग्लैंड में फर्दर ये स्पोरोजाइट्स पहुंच जाएंगे और फिर वापस से अगर कोई हेल्दी पर्सन को काटता है तो मलेरिया होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट मलेरिया। नाउ लेट्स रिवाइज फ्रॉम माय हैंड रिटन नोट्स, ठीक है? तो अगर तुमको इसकी पीडीएफ चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। Okay, so many organisms like bacteria, viruses, fungi, protozoans, and elements can cause disease in human. These diseases causing organisms are called पैथोजेंस, ठीक है? ये सारे को हम क्या बोलते हैं? पैथोजेंस बोलते हैं। अब पैथोजन डिजीज कॉज कैसे करते हैं? तो एयर, फूड, वाटर कॉन्टैक्ट्स ऑफ द वेक्टर मल्टीप्लाई इनसाइड द होस्ट, होस्ट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे टिश्यूज को डैमेज करते हैं, हमारे नॉर्मल बॉडी फंक्शन से इंटरफेयर करते हैं एंड अडेप्टेड टू सर्वाइव इनसाइड द होस्ट। सबसे पहले हमने पढ़ा था बैक्टीरियल डिजीजेस के बारे में, तो वो होता है टाइफाइड, हमने सबसे पहले पढ़ा था, जिसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? सैल्मोनेला टाइफी। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, गंदा पानी और खाना। साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्प्रेड वाया ब्लड, ठीक है? सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे? सिम्टम्स देखने को मिलेंगे आपको फीवर, वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। कुछ केसेस जो सीवियर हो जाते हैं उनमें आपको इंटेस्टाइनल परफोरेशन और डेथ भी देखने को मिलता है। डायग्नोसिस हो गया आपका विडाल टेस्ट जो कि फेमस है। विडाल टेस्ट करते हैं, इसका जो फेमस केस है वो है मैलन मेरी का, ठीक है? निमोनिया की अगर अपन बात करें तो इसके जो कॉजेटिव एजेंट है वो दो हैं, एक तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और दूसरा है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा सॉरी। अफेक्टेड ऑर्गन जो होगा वो एल्विलाई होगा, लंग्स होगा, ठीक है? लंग्स में एल्विलाई होगा। पैथोलॉजी जो है वो ये है कि एल्विलाई में फ्लूइड भर जाता है जिसकी वजह से ब्रीदिंग डिफिकल्ट हो जाती है। सिम्टम्स क्या क्या है? फीवर, चिल, कफ, हेडेक, ब्लूइश लिप्स एंड नील्स। बुखार लगना, ठंड लगना, सर्दी जुकाम होना, सर दर्द और लिप्स और नेल्स का नीला पड़ जाना। कैसे होता है? ड्रॉपलेट्स को इनहेल करके, शेयरिंग यूटेंसिल्स एक्सेट्रा। अब हमने वायरल डिजीजेस के बारे में पढ़ना है, तो वायरल डिजीज में हमने पढ़ा था कॉमन कोल्ड के बारे में। तो इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? राइनो वायरस। अफेक्टेड एरिया क्या है? नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज, ठीक है? इसमें लंग इन्वॉल्व नहीं है, ये चीज ध्यान रखना क्योंकि एनसीईआरटी का जो लाइन है पूछी गई है आपकी नीट में। नाउ सिम्पटम्स क्या-क्या हो सकते हैं? नेज़ल कंजेशन, रनी नोज़, सोर थ्रोट, हॉर्सनेस, कफ, हेडेक एंड टायर्डनेस। नाउ ड्यूरेशन क्या है इसका रहने का? 3 टू 7 डेज़। ड्रॉपलेट्स कैसे ट्रांसमिट होती है? तो ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द कफ और द स्नीज़, कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, पेन, कप्स, डोरनॉब्स एंड कीबोर्ड्स। प्रोटोज़ोवन डिजीज़ की अगर अपन बात करें तो अपन ने मलेरिया के बारे में पढ़ा है, तो वही कॉजेटिव एजेंट इसका क्या है? प्लाज्मोडियम। स्पीशीज़ क्या कौन-कौन है? वाइवेक्स, मलेरिया एंड फेल्सीपेरम। एक और मैंने आपको बताई थी ओवेल, ठीक है? इसको भी याद रखना। नाउ बैक्टीरियाज क्या है? फीमेल एनोफिली मॉस्किटो। आगे लाइफ साइकिल के जो की पॉइंट्स है, मॉस्किटो स्पोरोजोइट्स में एंटर किया ह्यूमन में, देन पैरासाइट्स लिवर सेल में मल्टीप्लाई हुई कैसे? एसेक्सुअली, ठीक है? फिर उसके बाद आरबीसीज पे अटैक किया, आरबीसीज रप्चर करा तो हीमोजोइन निकला, हीमोजोइन की वजह से चिल और हाई फीवर आया 3 टू 4 डेज के हर तीसरे चौथे दिन में एंड मॉस्किटो जो है वो इन्फेक्टेड हुआ बाय बाइटिंग एन इन्फेक्टेड पर्सन। पैरासाइट्स को इस पैरासाइट को दो होस्ट की जरूरत पड़ती है, दैट इज द ह्यूमन एंड द मॉस्किटो। अब यहाँ पे आपके लिए मैंने एक टेबल बना के रखा है,
ठीक है? सो टाइफाइड कौन कॉज़ करता है? सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से होता है। सस्टेन्ड हाई फीवर, वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट, डायग्नोस्ड बाय डाल टेस्ट, may cause intestinal perforation. Typhoid Mary is a carrier. Pneumonia, Streptococcus pneumoniae and Haemophilus pneumoniae, bacteria है ये. Inhalation of the droplets or sharing utensils, fever, chills, cough, headache, breathing difficulty, bluish lips and nails, alveoli जो होती है इसमें filled हो जाती है, causing respiratory distress, मतलब सांस लेने में दिक्कत. कॉमन कोल्ड जो है वो राइनोवायरस है, वायरस कॉज करता है ड्रॉपलेट फ्रॉम द कफ, स्नीज, कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट, नेजल कंजेशन, डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, हॉर्नेस, कफ, हेडेक एंड टायर्डनेस. इसमें लंग्स अफेक्टेड नहीं रहता, 3 to 7 days के लिए तक ही रहता है. मलेरिया, प्लाज्मोडियम, वाइवेक्स मलेरिया एंड फेल्सीपेरम, प्रोटोजोआ बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिली मॉस्किटो, हर तीसरे चौथे दिन में चिल्स, ठंड लगना और हाई फीवर आएगा. जो फेल्सीपेरम होता है वो मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज करता है. वेक्टर कौन है? फीमेल एनोफिली. सेम डिसेंट्री के लिए बैक्टीरिया, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, सीवियर डायरिया, एब्डोमिनल पेन होता है, बैक्टीरियल डिजीज है. प्लेग भी बैक्टीरिया से कॉज होता है, इन्फेक्टेड होस्ट और वेक्टर से होगा. हाई फीवर, स्वेलन लिम्फ यहाँ पे देखने को मिलते हैं, लिम्फ नोड्स देखने को मिलते हैं. डायरिया में ड्रॉपलेट से होगा. एंथ्रोड इन्फेक्शन और ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है. सो इन केस यू वांट दिस पर्टिकुलर टेबल, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका भी, ठीक है, वीडियो को पॉज करके. आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा एंड मेरे हैंड रिटन नोट्स तुमको अच्छे लगे होंगे. तो अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो कमेंट में लिख देना, मैं दे दूंगी. अ, अब इसके आगे का जो लेक्चर है अपन कल पढ़ेंगे. सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर सॉरी सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को. थैंक यू सो मच.